हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कशन हम करेंगे अपना क्लास 12th के चैप्टर 4 के ऊपर। पूरे सीक्वेंस में वीडियोस आएंगे इस चैप्टर के। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे बच्चे तो इस चैप्टर को लेने के लिए कि सर अभी इस चैप्टर को डील कर दीजिए, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए। देखो, चैप्टर 4 जो है आपका, ये किसके ऊपर डील करता है? चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ते थे? जब हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस किस पे होते थे? रेस्ट पे होते थे। तो हमने क्या पढ़ा वहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, वहाँ पे हमारे चार्ज रेस्ट पे थे। हमने उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी कि अगर दो सिमिलर टाइप के चार्जेस है तो वो आपस में कैसे फोर्स लगाते हैं, अगर दो डिसिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस है तो वो आपस में कैसे फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के कारण से किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, टॉर्क क्या होता है। फिर आप चैप्टर 2 में आए, आप लोगों ने पोटेंशियल के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अंडर द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब तक आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपका चार्ज था वो हर समय कहाँ पे रहता था? रेस्ट पे रहता था। फिर आप तो आगे बढ़े और आपका चार्ज मूव करना चालू हुआ। जैसे ही आपका चार्ज मूव करना चालू किया, उसने एक और प्रॉपर्टी शो की आपको, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? जिसको आपने चैप्टर 3 में पढ़ा अंडर द नेम ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। वैसे ही चैप्टर 4 आते आते अब इन चार्ज की आप एक और प्रॉपर्टी से रूबरू होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कि जब चार्ज मूव करता है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चार्ज। आप इस क्लास 12th को काफी इंजॉय करिए, इसके पहले पार्ट को, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बच्चे डरते हैं, बच्चे लोगों में ये टेंडेंसी देखा है मैंने कि वो ये सोचते हैं कि पार्ट 2 पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे। अरे आप पार्ट 2 पढ़ के मार्क्स भी स्कोर कर लेंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन जो फीलिंग है ना, फिजिक्स की जो फीलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फीलिंग है, वो आपको अगर लेनी है, चार्जेस के बारे में पढ़ना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट, तो आपको जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स है ना, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे आपका? चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, नेक्स्ट चैप्टर क्या आ जाएगा आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या आ जाएगा? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ चैप्टर क्या आ जाएगा? फिफ्थ आ जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स्थ चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवेंथ चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेटिंग करंट। ये जो 7 चैप्टर हैं, बेहद शानदार चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, बेहद शानदार चैप्टर्स। मैंने अभी स्टार्ट करूंगा आज मैं चैप्टर 4 से, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद चैप्टर 5 को लूंगा, और मेरा जो सबसे फेवरेट चैप्टर होगा चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, वो जब मैं डील करूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को, देखते हैं क्या है इसमें। तो चैप्टर हो गया आपका चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, हुआ यूं कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक वायर रखा था और वायर में करंट फ्लो कर रही थी आई। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा हुआ है, किसी चीज के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा था। गलती से वहां पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास। दो सिचुएशन दिखाता हूं आप लोगों को। मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो देखा गया कि जब एक वायर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हुआ, जब एक वायर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हुआ, तो इसके बगल में रखे हुए मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। और उसी वायर में जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ, तो इस मैग्नेटिक कंपास ने ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर दी। एक्सपेरिमेंट करने वाला भी परेशान कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने बार बार रिपीट करके देखा, तो जब भी करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करे इस डायरेक्शन में। जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक कंपास दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगे। लेकिन यार जो सोचने वाली बात थी यहाँ ये थी कि मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करता है? मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करता है? बाबा मैग्नेटिक कंपास तो तभी डिफ्लेक्शन शो करता है ना बच्चे लोग, जबकि उसके अराउंड क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड हो।
मैग्नेटिक कंपास तो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को बताने के काम आता है कि कहाँ पे नॉर्थ पोल है, कहाँ पे साउथ पोल है, या फिर डायरेक्शंस आप देखते हो कंपास की हेल्प से कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर होते हैं। लेकिन करंट फ्लो करने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्यों दिखी? कुछ और एक्सपेरिमेंट फर्दर किए गए। इसी एक्सपेरिमेंट में एक और इसी सीरीज में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा था और इसके बगल में हमने एक चार्ज पार्टिकल को लाके रेस्ट पे रख दिया, एक चार्ज पार्टिकल को लाके रेस्ट पे रख दिया। तो देखा इस चार्ज पार्टिकल पे कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि चलिए कुछ और करके देखते हैं। फिर हमने क्या किया, इसी वायर के बगल में एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे करके मूव करवाया, एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दे करके मूव कराया। तो हमने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, हमने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सीधा नहीं गया, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से। ये क्या हो गया, कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमको समझ में आया कि जब चार्जेस मूव करते हैं, ये देखो करंट मूव कर रही है, इसका मतलब कौन मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हो, या तो आप कह लीजिए कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहे होंगे, नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे। तब हमें इतना चीज देखने के बाद समझ में आया कि जब चार्ज मूव करता है तो अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। इस चार्ज ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, जिसके कारण से इस कंपास ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। इस चार्ज ने भी जब यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रिएट, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसके कारण से इस गैल्वेनोमीटर ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की। यहाँ पे जब करंट मूव कर रहा था और चार्ज जब रेस्ट पे रखा था, चार्ज कैसा था, रेस्ट पे रखा था। तो जब चार्ज बेटा रेस्ट पे रखा होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता। ये चार्ज क्या था, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो इसने क्या क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे करंट i भी था, फ्लो कर रहा था, तो इसने भी क्या क्रिएट की, एक मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट हुए तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इन्हीं सारी चीजों से हमें क्या समझ में आया कि जब भी चार्ज मूव करते हैं तो वो अपने अराउंड क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मूविंग चार्जेस और क्या क्रिएट करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करते हैं। और जब मूव करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, करंट फॉर्म करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करते हैं। है ना बड़ी कमाल की चीज ये चार्ज। चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते थे, ई वेक्टर से। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, बी वेक्टर से। सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, बी वेक्टर से। और इसकी यूनिट क्या होने वाली है आपकी, टेस्ला। क्या यूनिट होने वाली है, टेस्ला। टेस्ला को और क्या लिखा जा सकता है, वेबर। टेस्ला को और क्या लिखा जाता है, वेबर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को भी हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्ला बोल सकते हैं। जैसे ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, तो ये यहां से आ रहा है कि हम फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते थे, ई डॉट ए। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, बी डॉट ए। तो एफ एम अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, बी। एफएम मैग्नेटिक फ्लक्स का ही नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं वेबर में, और एरिया हमारा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में। इसलिए बी वेक्टर हमारा कैसा हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर का। क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी कहानी काफी है आप लोगों को इस चैप्टर में बनाए रखने के लिए। अब देखिए जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है इस चैप्टर का, वो होने वाला है आपका बायो सैवर्ट्स लॉ। क्या होने वाला है, बायो सैवर्ट्स लॉ। देखो बायो सैवर्ट्स लॉ क्या है। सपोज करिए कि एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज करिए कि ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक, कि करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमको किसी पॉइंट पी पे, हमें किसी पॉइंट पी पे क्या कह दिया है, हमें किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए इस वायर की लेते हैं एल, तो इस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया क्या, डीएल। तो यहाँ करंट की इस छोटे से एलिमेंट डीएल में भी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, आई करंट, क्योंकि सीरीज में तो करंट क्या होती है, सेम होती है। अगर पूरे वायर में आई करंट फ्लो कर रही है तो इस छोटे से करंट एलिमेंट में भी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, आई करंट फ्लो कर रही होगी। और ये जो डीएल जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हम कैसी लेते हैं, करंट के डायरेक्शन के साथ टेंजेंट ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि डीएल से आप ज्वाइन कर लीजिए, डीएल के सेंटर से हम उठा करके किसको ज्वाइन करते हैं, पॉइंट पी को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है आपका ओरिजिन, और यहां कहीं कोई पॉइंट है ए, ठीक है। तो जो वेक्टर ओरिजिन से इस पॉइंट ए को ज्वाइन करता है उसका नाम हम क्या देते थे, वेक्टर से अगर आप पढ़ के आए तो उसको हम क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट से इस डीएल के सेंटर से जो वेक्टर इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसी का नाम हम क्या रखेंगे, पोजीशन वेक्टर। और मान लीजिए डीएल और इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो बनने वाला एंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं थीटा। इसका नाम हम दे देते हैं थीटा। कितना दे देते हैं, थीटा, ठीक है। तो बायो सैवर्ट्स लॉ में ऐसा कहा गया है, बायो BIOT, टी साइलेंट होता है, सैवर्ट्स, बायो सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, IDL के। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइन थीटा के। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, 1/r स्क्वायर से। अगर हम इन सारी चीजों को कंबाइन करें तो हमको क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं कि B is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पे म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 10 to the power of -7 के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर हमको ये चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर हमको बायो सैवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि B वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बहुत ध्यान से देखना, I अगर आप लोगों को मालूम हो तो I एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको अलग हटा लिए। अब हमारे पास क्या बचा, डीएल और साइन थीटा, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो ये जो साइन थीटा है बेटा बच्चे, ये जो साइन थीटा है, ये थीटा किनके बीच का एंगल होता है, ये देखो थीटा किनके बीच का एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। किसके बीच का एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के। तो ये क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब अगर किसी को लगता हो कि सर आर स्क्वायर से आर क्यूब क्यों हुआ, तो देखो आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ आर डिवाइडेड, आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ आर इनटू आर कैप। जहां से अगर मैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर कर दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, आर कैप। यहां इस फॉर्मूले में डीएल के बाद हमारे पास आर नहीं था, मैंने एक आर वेक्टर इंट्रोड्यूस किया। अगर मैंने आर वेक्टर इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब मैंने कौन सी दो चीजें यहां इंट्रोड्यूस कर दी, एक मैग्नीट्यूड ऑफ आर और एक डायरेक्शन ऑफ आर। मुझे डायरेक्शन ही चाहिए था वेक्टर लिखने के लिए, लेकिन एक एक्सेस क्या आ गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसी मैग्नीट्यूड ऑफ आर को बैलेंस आउट करने के लिए मैंने क्या किया, एक मैग्नीट्यूड ऑफ आर से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ आर इनटू आर कैप। तो ये मॉड आर जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो एक आर को कैंसिल कर देगा और फिर से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर का। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका बायो सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर
फॉर्म, बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इस मैग्नेटिक फील्ड डीएल की डायरेक्शन कैसी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, डीएल क्रॉस आर के में। डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, डीएल क्रॉस आर, डीएल को आर की डायरेक्शन में मूव करो। देखो जब डीएल को मैं आर की, डीएल इस डायरेक्शन में आर इस डायरेक्शन, तो डीएल को आर की डायरेक्शन में मूव करता हूं। मान लो एक स्क्रू रख दे, एक स्क्रू रख दे, राइट हैंड स्क्रू रूल अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ एक स्क्रू रख दो और उसको डीएल को लेके आर की डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये मैग्नेटिक जो स्क्रू होगा वो बोर्ड की, देखो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब कहाँ चला जाएगा, बोर्ड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी आपकी, इनसाइड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी आपकी, इनसाइड हो जाएगी। अगर मान लो डीएल कहीं यहाँ रहता और आर कहीं यहाँ रहता, तो फिर कैसे, मान लो इधर डीएल होता और इधर आर होता, तो आप डीएल क्रॉस आर करते, डीएल को आर की डायरेक्शन में मूव कराते, तो स्क्रू किधर आता, बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाती है आपकी, बाहर की डायरेक्शन में आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाती है आपकी, बाहर की। सबसे इजी तरीका यही है, आप इसको लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आप इसी तरीके से समझिए कि स्क्रू रूल के तरीके से क्या होगा। अगर हम डीएल पे रख के आर की तरफ एक स्क्रू को मूव करें, तो अगर स्क्रू अंदर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इनसाइड, और स्क्रू बाहर आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, आउटसाइड। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है तो उसको एक क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है तो उसको एक डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू।